We have with us today Azad Samaj Party's leader, Mr. Chandrasekhar Azad, and Mr. Azad will be fighting against Mr. Yogi Adityanath from the Gorakhpur seat, and knowing Gorakhpur is one of the strongest seat of BJP. So, sir, मेरा पहला सवाल और कई मर्तबा आपसे पूछा गया होगा कि गोरखपुर क्यों, knowing कि वो one of the safest seats है बीजेपी का, तो वो आपने क्यों चुना? और जैसे सहारनपुर तो आपका बर्थ प्लेस भी है एंड ऑल्सो दलित स्ट्रॉन्ग होल्ड, सो वो क्यों नहीं है? यस, दो चीजें हैं। आप एक ही सवाल में आपके कई सवाल हैं, मैं रिप्लाई कर देता हूँ। पहली बात, गोरखपुर इसलिए क्योंकि गोरखपुर में तानाशाही चल रही है। 15 लोगों पे एनएसए लगी है और 15 लोग कोई क्रिमिनल नहीं है। वो 15 लोग वो हैं जिन्होंने गलत के खिलाफ आवाज उठाई। यानी कि एक उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जहां चीफ मिनिस्टर जहां से बिलोंग करते हैं, जो स्मार्ट सिटी भी है, लेकिन उसकी जो कैटेगरी है वो लोवेस्ट है स्मार्ट सिटी में, क्योंकि वहां काम नहीं हुआ है। 4 महीने वो डूबा रहता है। वहां बच्चियां नाव चला के स्कूल जाती है। वहां रेप हत्या जैसे मामले पे कोई कार्रवाई नहीं होती। वहां की जनता परेशान है। कोई उनके लिए आवाज उठाता है तो पुलिस उसको मुकदमा लगा के जेल भेज देती है। यानी कि उसके उससे भी अलग उत्तर प्रदेश में 5 साल जो मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने शासनकाल में हाथरस जैसी घटना, उन्नाव जैसी घटना, प्रयागराज जैसी घटनाएं, गोरखपुर जैसी घटना, एक बड़ा बड़ा जो है ना, इतना मतलब एट्रोसिटी और कॉमन पीपल्स के लिए जो है ना डर का माहौल बना रहा। नौजवानों को रोजगार मांगने पे लाठियां मिली, भर्ती हुई तो पेपर लीक हो गए। मतलब तमाम तरह का करप्शन, भ्रष्टाचार से जुड़ी, राम मंदिर के नाम पे घोटाले हुए, कुंभ में घोटाले हुए। इस तरह की जो सरकार के मुखिया हैं, एक गलत व्यक्ति को सदन में नहीं जाना चाहिए, इसलिए उनके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होना चाहिए। मुझे लगता है कि आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रत्याशी के रूप में मैं एक मजबूत दावेदार हूं, जो पिछले 5 साल सड़क पर लड़ा हूं। इसी सरकार के मुख्यमंत्री ने 16 महीने मुझे निर्दोष होते हुए जेल में रखा। जब 6 महीने बाद मुझे बेल मिली तो मेरे ऊपर एनएसए लगा दी, यानी सत्ता का दुरुपयोग किया। अब मैं चाहता हूं कि ऐसे गलत व्यक्ति के हाथ में सत्ता ना आए, जिससे कि वो दोबारा किसी कमजोर को या किसी पीड़ित को, निर्दोष को सजा दे, मतलब जबरदस्ती जो है ना बंद करें या न्याय करें उसके साथ। इसलिए मैं गोरखपुर हूँ। दूसरी बात, आपने कहा सहारनपुर मेरा बर्थ पैलेस है, वो मेरा वहां दलितों का स्ट्रॉन्ग होल्ड। मैं दलितों की पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ, मैं कमजोर वर्ग के लोगों की पॉलिटिक्स करता हूँ, जिसमें भारतीय जो जाति व्यवस्था है उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी, दलित, पिछड़े, मुसलमान, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और तमाम महिलाएं, तमाम कमजोर वर्ग, थर्ड जेंडर, जिसके साथ में अन्याय होगा मैं उसकी लड़ाई लड़ता हूँ। नौजवानों की लड़ाई लड़ता हूँ, चाहे वो किसी जाति वर्ग की हो। मैं अपने उत्तर प्रदेश के लिए, उसकी तरक्की के लिए जो भी काम कर सकता हूँ वो करता हूँ। और सरकार जब कुछ गलत करती है तो उनके सामने खड़े होकर कमजोर वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने का काम करता हूँ। तो मेरे लिए मेरा पूरा उत्तर प्रदेश मेरा घर है, चाहे वो गोरखपुर हो और वो चाहे सहारनपुर हो या कोई और जिला। सर, जैसे भी आपने वो एनएसए और इसका बात करी थी, तो जैसे यू वर अक्यूज्ड इन द सहारनपुर वायलेंस इन 2017, तो उसके बाद पर ये भी एलिगेशंस लगे थे, मतलब मैं नहीं कह रही हूँ, पर एलिगेशंस लगे थे कि आपने अपना पावर एज अ लीडर यूज करा टू इंसाइट वायलेंस। तो लाइक हाउ डू यू रिस्पॉन्ड उसके लिए? देखिए, मैं अम्बेडकराइट्स हूँ। जैसे आपके आदर्श कौन है, उसी को आप फॉलो करते हैं। तो मैं माननीय काशीराम साहब और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आदर्श मानता हूँ, और कभी उन्होंने वायलेंस नहीं किया। इतना अन्याय अत्याचार वो अपने सामने देखते भी वायलेंस नहीं किया, लोगों को तैयार किया। और मैं एक वकील भी हूँ, मैं कानून को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैं कोई क्रिमिनल नहीं जो वायलेंस करूंगा। लेकिन मैं एक चीज को मानता हूँ, जब आप निर्दोष हैं और कोई जबरदस्ती आपके साथ अटैक कर रहा है आपके ऊपर, तो आप अपना बचाव तो करेंगे। इसको सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं, सेल्फ डिफेंस कहते हैं। अगर कोई आपकी हत्या करने आ रहा है और आप उससे बचने का प्रयास करते हैं या उसको रोकने का प्रयास करते हैं, तो इसको सेल्फ डिफेंस कहते हैं। इसका अधिकार है आम लोगों को। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कहता है भारत का कि अगर आपकी कोई हत्या करने आ रहा है तो आप उसने बचाव में उसको अगर चोट पहुंचा देते हो तो ये सेल्फ डिफेंस है। जब कोई कमजोर
एक बड़ा समूह मिलकर किसी एक कमजोर व्यक्ति को पीटता है और वो अपनी जान बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में कोई कदम उठाता है, तो उसको वायलेंस अगर आप कहेंगे तो ये एक तरह की चीटिंग है। तो मैंने किसी को गोली नहीं चलाई, किसी पे तलवार नहीं चलाई, किसी को गाली नहीं दी। मैं अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा था। लॉयर होने की वजह से अपने लोगों के राइट्स के लड़ रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का प्रयोग कर रहा था। इस भारत में अपने हकों के लिए आंदोलन करना, धरना प्रदर्शन करना, ये हमारा अधिकार है और ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। मैं उसका प्रयोग कर रहा था, सरकार ने उसको वायलेंस में बदल दिया। सरकार ने हमारे लोगों के साथ जो निर्दोष लोग थे उनके साथ मारपीट की, उनको टॉर्चर किया, और ये सब चीजों को सरकार वायलेंस कहती है। मैं इसको वायलेंस नहीं मानता हूँ। जो वायलेंस है वो सरकार करवाती है, कभी आम आदमी वायलेंस नहीं करता, ना उसके पास समय। ठीक है। तो ये सच। और सर, जैसे आपने पहले ये बोला था कि आप पॉलिटिक्स करते हैं, लाइक यू आर विद द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी मोर। तो जैसे अभी कुछ टाइम पहले AIMIM के साथ आपका लाइक फोटो भी आया था, तो किसी पॉइंट पे ऐसा यू इन टॉक्स विद फॉर द अलायंस, या फिर इन फ्यूचर कुछ ऐसा होगा? देखिए, हमारे यहाँ जो भी फैसले होते हैं वो हमारी कोर कमेटी लेती है। हम्म, जो पॉलिटिकल लाइंस के फैसले थे वो कोर कमेटी के थे। मेरा काम सिर्फ उसको रिस्पॉन्ड करना है। जी जैसे आज मैं आजाद समाज पार्टी काशीराम की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे आपसे बात कर रहा हूँ। जी। ये जो पावर है ये मुझे अपनी कोर कमेटी ने दी। तो जो भी पॉलिटिकल लाइंस होंगे, या पहले प्रयास हुआ या फ्यूचर में होंगे या अभी हुए, वो कोर कमेटी का डिसीजन है। ओके। मैं कोई नायक नहीं हूँ कि मैं कुछ फैसले लूंगा। जो कोर कमेटी डिसाइड करेगी बस मैं वो, क्योंकि मैं अभी उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया तो मैं उसको आके मीडिया के सामने रखूंगा बस। बाकी डिसीजन उनके हैं। जो फ्यूचर में जो उनके डिसीजन थे, जो मुझसे कहा जाएगा या तय कर लिया जाएगा, मैं उसको आके डिक्लेयर करूंगा। ठीक है। और जैसे कि सर ये भी, जैसे दलित और मुस्लिम अलायंस जो है, लाइक आपको यूपी में आप उसको कैसे देखते हैं कि डू वी नीड, लाइक इज इट द टाइम दलित मुस्लिम अलायंस को और स्ट्रांग होने के लिए, लाइक दिस द टाइम? देखिए, मैं समझता हूँ दलित मुस्लिम नहीं, हर कमजोर को एकजुट होना चाहिए। उससे भी बड़ी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको इकट्ठा क्यों होना है? क्या उसका कोई कॉन्सेप्ट है, या आप किसी बात से डर के इकट्ठा हो रहे हैं, या फिर आप किसी और चीज पॉलिटिकल जो पार्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। वोट जो है वो बहुत कीमती है, बहुत वैल्यूबल। आप किस बात के लिए इकट्ठा हो रहे हैं ये सोचना पड़ेगा। 71 साल में आज भी अगर हम इस डर से इकट्ठा हो रहे हैं कि हमारी नागरिकता चली जाएगी या हमारे साथ एट्रोसिटी हो रही, तो मैं समझता हूँ कि ये अभी तक हम लोग राजनीतिक चेतना हमारी जागी नहीं। जैसे कि हम लोगों को पॉलिटिकल पावर जी अचीव करने के लिए और कानून बनाने की ताकत अपने हाथ में लेके अपनी तरक्की के रास्ते खोलने के लिए और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अलायंस करने चाहिए। भारत में कुछ लीडर्स की वजह से, जैसे मान्यवर काशीराम साहब की वजह से शेड्यूल कास्ट के लोग अभी मैं लोगों में वो किन्हीं कारणों से अभी नहीं आए। क्या उनके लीडर्स ने इसको आगे नहीं बढ़ने दिया है? वो अभी बीजेपी को हराने के लिए वोट करते ना कि जीतने के लिए। जब कोई व्यक्ति किसी को हराने के लिए वोट करता है तो खुद नहीं जीतता है, वो हराने के लिए वोट करते हैं। जिस दिन वो जीतने के लिए वोट करेंगे, मैं समझता हूँ जिस दिन वो वोट की वैल्यू को समझ जाएंगे और उनकी राजनीतिक चेतना तैयार हो जाएगी, वो रोटी कपड़ा मकान से आगे बढ़ के हकदारी हिस्सेदारी की और पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में लेने की लड़ाई लड़ेंगे, तब शायद मुझे लगता है कि अच्छे अलायंस बनेंगे। अभी तो वो हराने की लड़ाई लड़ते हैं। जैसे वो उन्होंने मध्य प्रदेश में लड़ाई लड़ी बीजेपी को हराने की, कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस का एक हिस्सा टूट के वो बीजेपी के साथ चला गया, उन्होंने सरकार बना दी, तो बाद में सोचते रहे क्या हुआ। ऐसा ही कई जगह हुआ है। तो मेरा सिर्फ मत ये है कि वो अपने पैरों पे खड़ा होने का प्रयास करें, वो अपनी ताकत बनाने का प्रयास करें, और जब राजनीतिक चेतना जागरूक हो जाएगी, वो अपनी ताकत समझेंगे, तो फिर पॉलिटिकल लाइंस बन जाएंगे। मेरा प्रयास है कि हम काम करें, हमारा उनसे वोट का रिश्ता नहीं है। जब इस देश में CAA NPR NRC जैसे कानून आए, पर कानून आए, कोई भी जो नॉन मुस्लिम है लीडर खड़ा होने को राजी नहीं था उनके साथ। इस वजह से उनको लगता था कि उनका हिंदू वोट टूट जाएगा। लेकिन अगर आप अन्याय देखकर चुप रहते हैं तो ये भी एक तरह का अन्याय है। आप अपने जमीर से धोखा करते हैं, ईमान से धोखा करते हैं। तो तब मैंने तय किया
कि नहीं आज उन्हें हमारी जरूरत है, हमारे उनके वोट के संबंध नहीं, तब हमारी पार्टी भी नहीं थी। जी आज हम उनके साथ खड़े होकर टूटने नहीं देंगे इस रिश्ते को, देश में जो विश्वास है एक दूसरे के प्रति उसको टूटने देंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जो कुछ काम हो रहा है हम उसमें बढ़ चढ़ के पार्ट करेंगे। मैं जेल भी गया 27 दिन, फिर हम पूरे देश में घूम घूम के हमने शाहीन बाग बनाए, एक मजबूत आंदोलन खड़ा हुआ, मैं लगातार शाहीन बाग के टच में रहा, तमाम तरह की चीजें हुई। बाद में कोरोना की वजह से वो आंदोलन भी वो हुआ, लेकिन इसका इस बड़ा उद्देश्य क्या था कि मेरा कोई पॉलिटिकल मकसद नहीं था, बस ये था कि हम वी सपोर्ट यू। तो आप तो कभी इस पार्ट पे हम लोग खड़े थे जी। तो कोई पॉलिटिकली अलाइन होने का आपने नहीं सोचा? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो उनके लिए खुद काम करता हूँ। हाँ तो जब मैं उनके लिए उनके जिन जिन लोगों ने लीडर माना है उनसे ज्यादा बढ़ के काम करता हूँ, तो उनको मुझे अब मदद करानी चाहिए। जब उन्होंने सब पे भरोसा करके देख लिया तब उनको मुझे भी एक बार मौका देना चाहिए। भाई आप कैसे तय करेंगे कि आप एक अच्छे क्रिकेटर हैं? नहीं, जब आप उसको बैटिंग करने का मौका दोगे, बॉलिंग करने का मौका, तभी तो पता लगेगा उसके अंदर कितनी काबिलियत है। तो मैं तो चाहता हूँ वो मुझे अब इन निकम्मे लोगों को छोड़ के मुझे मौका दें और काम करने का अवसर दें। 71 साल में जो उनको नहीं मिला, शायद उनको पहली बार में वो मिल जाए, सम्मान, सुरक्षा और हक अधिकार, और उनको जो राइट्स है वो, कि और वो भी सर, अपने तरक्की के रास्ते खोलें। हाँ जैसे आपने वोट कटिंग का पहले बात बोली थी, तो उसमें जैसे बीएसपी में जैसे मायावती जी ने भी, आप जब आपने लोकसभा का डिसाइड करा था, लाइक देन यू बैक्ड आउट, बट उस टाइम पे भी उन्होंने कहा था कि आप बीजेपी के स्टूज हैं और वोट कटिंग होगी। तो आपको नहीं लगता कि इस बार भी जैसे आप गोरखपुर से खड़े हो रहे हैं तो वोट कटिंग आप पे एलिगेशन लगता है, सो इज इट राइट? अब राइट और रॉन्ग तो जनता तय करेगी। नहीं, आप कैसे, आप कि मानते हैं इस बात को? मैं तो अलायंस कर रहा था, अलायंस चाह रहा था, उनसे भी प्रयास किया, अखिलेश जी से प्रयास किया। मैं तो मजबूर होके अकेला लड़ रहा हूँ, कमजोर नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि मैं तो चाहता विपक्ष में बिखराव ना हो, वोटों में बिखराव। हम चाहते थे कि बीजेपी आसानी से बीजेपी को वॉक ओवर ना मिले, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ कि आप बताएं बीजेपी का सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कौन है उत्तर प्रदेश मैं क्या मानूं? जैसे में? आप चेक थोड़ा सा, आदित्य, आई मीन सीएम आदित्यनाथ। सीएम। तो बीजेपी के सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के खिलाफ समाजवादी ने कौन सा प्रत्याशी उतारा है? कितना स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी उतारा है? हाँ बहन जी ने कौन सा कितना स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी उतारा है? मैं समझता हूँ अगर आप दूसरे आदमी ने अपने वजीर को सामने खड़ा किया तो आपको भी कम से कम अपना वजीर तो खड़ा करना चाहिए, हाथी तो खड़ा करना चाहिए। आप उनके सामने जिनको आपने प्रत्याशी, आप चेक करा लीजिए, बसपा ने जिनको प्रत्याशी बनाया, मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं, लेकिन वो यहाँ शायद उसका चुनाव लड़े थे, किसी छोटा सा चुनाव, उसमें भी वो चौथे नंबर पे थे। ओके। जनता गुलाम नहीं है, कृषि जनता गुलाम नहीं है किसी की भी, ना मेरी ना किसी और। जो काम करेगा जनता उसके साथ रहने वाली। हमने ये पहचान काम से बनाई। और कहना आसान है, जब वो खुद आई थी ना काम करने, तब लोग उनको वोट कटवा और एजेंट पता नहीं क्या क्या कहते थे। हाँ तो मैं लोगों पे भरोसा नहीं करता, अपने काम पे भरोसा करता हूँ। मेरे काम में कमी जब कोई दिखाएगा तब मैं मान जाऊंगा कि जहां मेरी जरूरत थी वहां मैं नहीं था। अभी भी इसी इलेक्शन टाइम में लोग अपने चुनावी एजेंडे सेट कर रहे हैं। जखनिया मेरे कार्यकर्ता की हत्या हुई, मैं उसके परिवार से मिलने गया गाजीपुर, फिर उन्नाव की एक बेटी के साथ मामला हुआ, मैं उनके घर गया, वहां के डीएम से मिला। मेरे लिए यही काम है कि मैं किसी कमजोर की मदद कर पाऊँ, उनका विश्वास मजबूत कर पाऊँ, वो मैं कर रहा हूँ। यही मेरी राजनीति है और मुझे अच्छी तरह आती है। सर, मैं आपके वो मैनिफेस्टो के पे जा रही थी थोड़ा सा, तो उसमें जैसे आपने लड़कियों को भी दिया है कि मतलब कि 18,000 सालाना मिलेगा फॉर द एजुकेशन, पर फिर मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि 2016 से लेकर 29 तक विमेन हु बिलोंग टू एससी कैटेगरी, उन पे रेप और ये सब ज्यादा रेट इंक्रीज हो चुका है। सो आप उसको कैसे, लाइक अगर इफ यू कम इनटू पार, या फिर अगर आप पार में भी नहीं आते हैं, तो आप उसको कैसे, लाइक हाउ डू यू विल वर्क कि उससे ये सब कम हो जाए? देखिए, ये कानून व्यवस्था का पार्ट है। जब आप अपराधियों को संरक्षण देते हैं तो इससे अपराध कम नहीं होता, अपराध बढ़ता है। ये जो राम राज्य की बात करते हैं, बहुत अच्छी कानून व्यवस्था की बात करते हैं योगी आदित्यनाथ, जिसपे अमित शाह जिनकी पीठ थपथपाते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं बहुत अच्छा, ये कानून के राज का सच है उत्तर प्रदेश में जो आप बता रही। हमने जो अपना मैनिफेस्टो दिया, हमने बहुत 3-4 चीजें बहुत इंपोर्टेंट की है, जैसे सबके लिए फ्री एजुकेशन, कि कोई पैसे कमी के कारण उसके सपने ना कुचले जाए, कोई हो चाहे।
चाहे वो एकेडमिक एजुकेशन ले, प्रोफेशनल ले, या वो टेक्निकल ले, पढ़े लोग। दूसरा, सबके लिए अच्छी हेल्थ। कोरोना काल हमने देखा, अमीर लोग बेचारे अपने जीवन बचा लिए, गरीब सड़कों पे मर गए। वेंटिलेटर नहीं था, ऑक्सीजन था, बेड नहीं था, मेडिसिन नहीं थी। सबके लिए फ्री इलाज, चाहे प्राइवेट में कराए या सरकारी में। नौजवानों के लिए रोजगार एक गारंटी के थ्रू। महिला सशक्तिकरण के लिए जैसे पढ़ाई तो फ्री है, लेकिन उसके साथ साथ उनको जाने आने में परेशानी ना हो, तो 3 कैटेगरी में बांट के हमने उनके एज फैक्टर से 18,000 रुपए सालाना देने का फैसला लिया, जिनसे कि उनकी जेब में पैसा हो, उनको किसी के हाथ ना फैलाना पड़े। फिर हम उनको घर पे रोजगार देंगे, उनके सशक्तिकरण के लिए कानून व्यवस्था देंगे, एक अच्छा माहौल कि वो रात को 10 बजे भी निकल पाए, जो भी पॉसिबल नहीं है इन सरकारों में। उससे भी बड़ी बात, हमने जैसे वक्फ, मुस्लिम भाइयों के लिए वक्फ की जो संपत्ति है, हमने कहा कि हम उसको सारी को जो कब्जाई गई उसको रिलीज कराएंगे, और सारे संसाधन का प्रयोग मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए करेंगे। प्रमोशन में रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और माइनॉरिटी के लोगों के लिए, जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी, कि उनको आगे बढ़ने का मौका मिले, बैकलॉग भरेंगे। प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार पैदा करेंगे, गरीब शोषित वर्ग के लोगों को जमीन देंगे। हमने बहुत सारे काम का हमने कहा टोल फ्री करेंगे। किसने नहीं कहा टोल फ्री करेंगे? पुरानी पेंशन हम लेके आए पहले की, पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। हम ज्यादा लोगों के टच में, आशा आंगनबाड़ी वर्कर्स का मानदेय बढ़ाएंगे, हम लेके आए। पूरे देश में जैसे आप उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, तो हम गाड़ी खरीदते हैं तो हम पहले ही टैक्स जमा कराते हैं, रोड टैक्स 10 साल के लिए, सेस जमा कराते हैं, फिर टोल टैक्स भी देते हैं। तो हम टोल फ्री करेंगे, हमने कहा जी। हमने हमने कहा कि हम रेट कम करेंगे, एक्साइज ड्यूटी कम करके पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे। अब सब लोग उसी को गाने लगे हैं। आप सबके मैनिफेस्टो देखो, पहले मैंने जारी किया, उसके बाद उसको पढ़ पढ़ के लोगों ने अपना बना लिया कि साहब हम भी देंगे। हमने कहा हम कैंटीन खोलेंगे, आम आदमी को भोजन आराम से मिल जाए, इसके लिए हम लोग कैंटीन खोलेंगे, सबको छत देंगे। तो ये हमने लिखा, हमारा पढ़ पढ़ के लोग अपने अपने एक एक लाइन डाल दिए। अब उसको, क्योंकि यहाँ मीडिया है, तो उसको प्रचार प्रसार खूब किए हैं कि वो देने वाले हैं, देने वाले हैं, देने वाले हैं। तो हमने कहा 5-5 साल सरकार रही है बसपा, क्यों नहीं दिया तब? अखिलेश जी की सरकार दी, क्यों नहीं दिया तब? बस बीजेपी की सरकार दी, क्यों नहीं दिया तब? आज कहाँ से दे दोगे? कुछ नया लिया है हो क्या? और सर, जैसे कि एसपी का मैं पूछ रही थी कि अलायंस की बात हुई थी आपकी, और उस टाइम पे अखिलेश जी ने आपको 2 या 3 सीट्स का बोला था, बट देन यू बैक्ड आउट सेइंग कि काफी उन्होंने अपमानित करा है। तो व्हाट डू यू लाइक, ऐसा बात क्यों नहीं बनी, ऐसा क्या हो गया था? देखिए, आप जहाँ काम करती है ना, अगर उन्होंने आपसे एक सैलरी अमाउंट तय करके आपको जॉब पे रखा है, और आप वहां आपने, ठीक है, आपने मन बना लिया कि हम साथ काम करेंगे, और फिर आपको सैलरी वाले दिन जो आपको पे स्लिप मिलती है, उसमें आपको पता लगता है कि आपको सैलरी तो 40,000 तय की थी, लेकिन आपको सैलरी 5,000 की वो मिली है। तो आप क्या करेंगे? क्या आप वहां काम करेंगी, या आप इसको धोखा मानेंगी? धोखा। वही मैंने कहा कि मुझसे 25 सीटों पे फाइनलाइज बात हुई थी कि 25 सीटें आपको देंगे। बाद में आप, जब ने लास्ट डे पे मुझसे कहा 1 साल तक बात करने के बाद कि आप 2 सीट ले लो, तो मैंने कहा कि ये तो आप समझ गए हैं कि 2 सीट वो लेंगे नहीं, तो ठीक है। तो आप चाहते नहीं अलायंस, आप वोट चाहते हैं, अलायंस नहीं चाहते हैं। आपने हमारे जरिए बातचीत करके अपना माहौल बना लिया है। अब आप चाहते हैं कि ये खुद मना करके चले जाए, तो मना करके चले आए। तो आपने बताया ना धोखा, तो ये धोखा उन्होंने किया, और फिर हम अपने पैरों पे खड़े होकर लड़ रहे हैं। सर बस एक लास्ट, और मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। रियलिस्टिकली अगर हम ठीक। देखें, तो जैसे आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी लाइक विल फॉर्म द गवर्नमेंट, अगर हम बीजेपी बीएसपी? आजाद समाज पार्टी। नहीं, मैं उनकी तरफ क्यों देखूं? नहीं, अगर देखिए, बीजेपी 7 से 12 मायावती जी रही है, उनको जनता ने बदला। 12-17 अखिलेश जी रहे, उनको जनता ने बदला। और 17 से 22 योगी जी हैं, इनको जनता बदलने जा रही है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, जिनको आप आजमा चुके हैं और उनको आपने बदला है, फिर उनपे क्यों भरोसा कर रहे हैं? आप नए आदमी को काम करने वालों को मौका दें। क्योंकि अगर जो लोग आज ये कहें वादे किए, तो ये तो उनकी सरकारें भी तब क्यों नहीं दी? तो और ये 5 साल कहाँ थे जब विपक्ष, जनता को जरूरत थी? एक दिन में सीएए पर एनआरसी आंदोलन हुआ, मैं जमा मस्जिद पे था, यूपी में हुआ, 20 लोगों की हत्या हुई। तब ये नेता लोग कहाँ थे? जब 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ, शेड्यूल कास्ट के 1000 लोगों मुकदमे लगे, जेल गए, 13 लोग मरे, तब ये नेता कहाँ थे? जब 29 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ पिछड़े वर्ग के बच्चों के साथ, वो लोग 1 साल तक आंदोलन करते, तब ये लोग नेता कहाँ थे? तो इन नेताओं की सिर्फ वोट चाहिए, चुनाव के बाद फिर ये मिलेंगे नहीं।
तो हम जनता से अपील कर रहे हैं कि इनके धोखे में ना आए, आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रत्याशी को वोट दें, इनको जिताएं और इन निकम्मों का भरोसा छोड़ें। ये फिर चुनाव के बाद फिर अगले चुनाव में आपके बीच आएंगे। तो आपको ये तय करना है कि आपको कैसा व्यक्ति चाहिए, आपको लड़ने वाला चाहिए, आपकी आवाज उठाने वाला, या आपको वो चाहिए जो सिर्फ चुनाव में आपसे वोट चाहता है। ये जनता का फैसला है। हमें उम्मीद है जनता आजाद समाज पार्टी और सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के लोगों को मदद कराएगी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, इतना मीन थैंक यू फॉर योर टाइम। ऑलवेज वेलकम। और बहुत वेट करना पड़ा उसके लिए, थोड़ा सा मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन काम में बिजी हूँ। ठीक है, और धन्यवाद, आप ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट सर। आपके लिए भी मंगल कामनाएं। थैंक यू वेरी मच। बाय, थैंक यू।